का बातें बायोस्कोप की। बायोस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। मिर्जा गालिब ने जाने किस दुश्वारी की वजह से कहा होगा कि आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। वैसे तो गालिब के ख्याल की गहराई को समझ पाना भी दुश्वार ही है, फिर भी शायरी से मोहब्बत करने वालों ने अपने अपने तरीकों से इस मिसरे को समझा और दूसरों को समझाया है। B.R. चोपड़ा के पास अपनी बात कहने का जरिया था फिल्में। सो उन्होंने आदमी और इंसान का फर्क समझाने के लिए एक फिल्म बना दी। आइए आज इसी फिल्म की बातें करें। कलीम राही इस फिल्म की जानकारियां बटोर कर लाए हैं और PKA नायर की मदद से इस फिल्म की बातें आपको सुना रहे हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। फिल्म का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, आदमी और इंसान। जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। संगीतकार रवि की मनमोहक धुन पर मचलता हुआ साहिर लुधियानवी का ये खूबसूरत गाना जब जब फजाओं में गूंजता है, दिल के तारों में तरंगें जाग उठती हैं और फिल्म आदमी और इंसान की यादें ताजा हो जाती हैं। उर्दू जबान में साहिर का मतलब होता है जादूगर और साहिर लुधियानवी बिलाशुबहा फिल्मी नगमा निगारी के जादूगर थे। साहिर एक नामवर शायर थे। उर्दू अदब में उनका एक मकाम है, लेकिन उनके फिल्मी नगमे भी शायरी के उम्दा नमूने माने जाते हैं। उन्होंने B.R. फिल्म्स के परचम तले बनने वाली कई फिल्मों के लिए सीधे दिल में उतर जाने वाले नगमात लिखे हैं। साहिर लुधियानवी और B.R. चोपड़ा दोनों का जन्म स्थान था लुधियाना और दोनों वहीं से एक दूसरे को जानते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। शायद इसीलिए जब जब साहिर लुधियानवी ने अपने दोस्त B.R. चोपड़ा की किसी सामाजिक फिल्म का गीत लिखने के लिए कलम उठाई तो जाहिर है उसमें जिंदगी के नए नए रंग भर दिए। जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे। B.R. चोपड़ा के बारे में हम आपको फिल्म नया दौर, गुमराह और साधना की बातों में पहले भी बता चुके हैं। चोपड़ा साहब आजादी से पहले लाहौर यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम पूरी करने के बाद कुछ बरस तक लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में पंचोली ग्रुप से जुड़े रहे थे। उसके बाद सन 1937 से सन 1947 तक सिने हेराल्ड नाम के एक रिसाले के एडिटर रहे। आजादी मिलने के बाद वे दिल्ली आ गए और यहां आकर हिंदुस्तान टाइम्स से उनका नाता जुड़ गया। कुछ बरस बाद वे दिल्ली छोड़कर बंबई चले आए और यहां आकर सन 1949 में B.R. चोपड़ा ने फिल्म करवट का निर्माण किया। फिल्म करवट बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि उन्होंने वापस दिल्ली लौट जाने का इरादा कर लिया और इस इरादे की खबर भी अपने दोस्तों तक दिल्ली में पहुंचा दी। लेकिन जवाब में दिल्ली से उनके एक दोस्त ने उन्हें लिखा कि तुम्हारे जैसे पत्रकार के लिए अखबार में हमेशा जगह खाली है, बट डू नॉट कम बैक विद अ डिफीट, यानी पराजय के साथ मत लौटो। चोपड़ा साहब सोच में पड़ गए। इसी बीच उनके लाहौर के एक पुराने फाइनेंसर दोस्त बंबई चले आए। वे बंबई में फिल्म बनाना चाहते थे और चोपड़ा साहब को 50,000 रुपए देने को भी तैयार थे, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि फिल्म की डायरेक्शन चोपड़ा साहब ही करेंगे। B.R. चोपड़ा ने बाकायदा फिल्म डायरेक्शन सीखी नहीं थी। उन्होंने अपने दोस्त को समझाना चाहा कि इसमें रिस्क है,
ये घाटे का सौदा हो सकता है, लेकिन दोस्त मियां भी अपनी धुन के पक्के थे। कहने लगे, फायदा हो या नुकसान, डायरेक्शन तो तुम ही करोगे। इस तरह चोपड़ा साहब ने सन 1951 में एक और फिल्म बनाई, अफसाना। इसके लेखक थे मशहूर कॉमेडियन आई.एस. जौहर। फिल्म अफसाना बेहद कामयाब रही और बी.आर. चोपड़ा के हौसले बुलंद हो गए। हम आपको बता दें कि सन 1972 में चोपड़ा साहब ने अफसाना दोबारा बनाई थी दिलीप कुमार को लेकर, दास्तान के नाम से। ये दूसरी बात है कि फिल्म दास्तान अफसाना जैसी कामयाब नहीं रह पाई। खैर, आज हमें बातें करनी है फिल्म आदमी और इंसान की, तो आइए उसी की तरफ लौट चलते हैं। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। फिल्म आदमी और इंसान का शुमार बी.आर. फिल्म्स की काबिले जिक्र कामयाब फिल्मों में होता है। सन 1969 में बनी इस खूबसूरत सामाजिक फिल्म के निर्देशक हैं बी.आर. के छोटे भाई यशराज चोपड़ा। यश चोपड़ा निर्देशक बनने से पहले अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा के सहायक निर्देशक थे। उन्होंने बी.आर. फिल्म्स के लिए निर्देशन की हैसियत से कुल 5 फिल्में बनाईं। पहली फिल्म थी राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा की प्रेम के नैतिक और अनैतिक संबंधों के ताने बाने से बुनी गई जुबली फिल्म धूल का फूल। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता। दूसरी फिल्म थी आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास पर आधारित हिंदू मुस्लिम समस्या की नाटकीय कहानी धर्मपुत्र। ये मस्जिद है वो बुतखाना, ये मस्जिद है वो बुतखाना, मकसद तो है दिल को समझाना, मकसद तो है दिल को समझाना। ये मस्जिद है वो बुतखाना, मकसद तो है दिल को समझाना, समझाना। यश चोपड़ा की डायरेक्शन में बनी तीसरी फिल्म थी वक्त, जिसमें वक्त की ताकत को कहानी का मरकज बनाया गया था। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। चौथी फिल्म थी एक सस्पेंस फिल्म जिसमें कोई गाना नहीं था, इत्तेफाक। और पांचवी फिल्म का नाम था आदमी और इंसान। जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा। जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। आदमी और इंसान के बाद यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई की कंपनी छोड़ दी और सन 1972 में बंबई के जाने माने फाइनेंसर डिस्ट्रीब्यूटर गुलशन राय की मदद से अपनी जाती कंपनी बना ली। इसका नाम था यशराज फिल्म्स। निर्माता निर्देशक की हैसियत से यश चोपड़ा ने अपनी पहली फिल्म बनाई दाग, और दाग के बाद दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर, सिलसिला, मशाल, फासले, चांदनी, लम्हे, डर और दिल तो पागल है। इसके अलावा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसके निर्देशक थे उनके बेटे आदित्य चोपड़ा। ये सब अच्छी और कामयाब फिल्में रहीं। इन सभी फिल्मों पर यश चोपड़ा का खास रंग छाया हुआ है, जिसमें सामाजिक झलक के साथ साथ रूमानियत भी है। यश चोपड़ा के फिल्मी सफर की कुछ बातें तो हो चुकी दोस्तों, आइए अब बात की जाए आदमी और इंसान की, और सुना जाए उसका एक और मनमोहक गाना जो आपको दिल की वादियों से नीले पर्वतों तक ले जाएगा।
चाहिए। नीले पर्वतों की धारा आए ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए। कोई हमारा चाहिए। ला 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 ला। सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास रखने वाले निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्मों को मनोरंजन के साथ साथ समाज सुधार का वसीला भी बनाया है। लगभग अपनी हर फिल्म के जरिए, चाहे वो एक ही रास्ता हो या साधना, चाहे वो नया दौर हो या निकाह, चाहे वो कानून हो या इंसाफ का तराजू, B.R. चोपड़ा ने देशवासियों को एक पैगाम देने की कोशिश की है। फिल्म आदमी और इंसान में भी एक पैगाम है। यह फिल्म कहती है कि आदमी को अच्छा और सच्चा इंसान भी होना चाहिए। आदमी और इंसान की कहानी की भी एक कहानी है। हुआ कुछ यूं कि एक दिन चोपड़ा साहब के जहन में मिर्जा गालिब का एक शेर बार बार गूंजने लगा, बस कि दुश्वार है हर बात का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। चोपड़ा साहब ने इरादा कर लिया कि वो आदमी और इंसान के टकराव और जज्बाती कश्मकश पर एक फिल्म बनाएंगे, लेकिन इसके लिए एक अच्छी सी कहानी दरकार थी। एक दिन कहानीकार अख्तर मिर्जा ने चोपड़ा साहब को एक कहानी सुनाई। अख्तर मिर्जा की कहानी B.R. चोपड़ा के इरादे की कसौटी पर पूरी उतरी। ये कहानी थीम को बड़ी खूबसूरती से अपने में समेटे हुए थी। B.R. चोपड़ा ने निर्देशक यश चोपड़ा से सलाह की और कहानी ओके कर दी। इसके बाद C.J. पावरी को फिल्म की पटकथा और अख्तर उल ईमान को संवाद लेखन की जिम्मेदारी सौंप दी। ये तीनों लेखक उस जमाने में B.R. फिल्म्स के स्टोरी डिपार्टमेंट में शामिल थे। तीनों लेखकों ने मिलजुल कर फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। राय लेने की भावना से जब यह स्क्रिप्ट गीतकार साहिर लुधियानवी को सुनाई गई तो उन्हें भी बेहद पसंद आई। फिल्म में गीत और संगीत का भरपूर स्कोप था। साहिर साहब ने कहानी के मिजाज के मुताबिक फौरन एक नज्म सुना दी। यह नज्म संगीतकार रवि की मधुर धुन पाकर बाद में फिल्म का एक गीत बन गई। कभी गैरों पे भी अपनों का गुमां होता है, कभी अपने भी नजर आते हैं बेगाने से, कभी ख्वाबों में चमकते हैं मुरादों के महल, कभी महलों में उभर आते हैं वीराने से। हाय हाय हाय, कोई रस भी सदा नहीं, क्या हो कब कुछ पता नहीं, हम फजूल हैं हम न कर, आज का जश्न कम न कर, मेरे हमदम मेरे मेहरबान, हर खुशी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार हो गया तो कास्टिंग का मरहला सामने आया। चोपड़ा साहब इंसान की भूमिका में धर्मेंद्र को और आदमी की भूमिका में राजकुमार को लेना चाहते थे। धर्मेंद्र ने तो कहानी सुनकर फौरन हां कर दी, लेकिन राजकुमार अड़ गए कि वो नेगेटिव रोल नहीं करेंगे, उन्हें आदमी का नहीं इंसान का रोल दिया जाए। यानी चोपड़ा साहब को राजकुमार को इस फिल्म में रखने का इरादा छोड़ना पड़ा। इसी बीच निर्देशक यश चोपड़ा ने सलाह दी कि फिरोज खान को इस रोल में लिया जाए। फिरोज खान उन दोनों फिल्मों में नए नए आए थे और खासे चर्चे में थे। यश चोपड़ा की बात B.R. चोपड़ा को जच गई, उलझन दूर हुई और फिरोज खान आदमी के रोल में साइन कर लिए गए। लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स चोपड़ा साहब के इस फैसले से मुतमईन नहीं थे। उनका ख्याल था कि फिरोज खान उस रोल को नहीं निभा पाएंगे जिसे राजकुमार के लिए लिखा गया है। बहरहाल आदमी और इंसान दोनों मिल गए तो उनकी नायिकाओं की बात चली। बेबाक और चंचल लड़की मीना के रोल में सायरा बानो को लिया गया और मॉडर्न गर्ल की भूमिका में मुमताज को।
इसके साथ ही दूसरे कलाकार भी साइन हो गए तो फिल्म की कास्टिंग कुछ इस तरह बनी। धर्मेंद्र, सायरा बानो, फिरोज खान, मुमताज, जॉनी वाकर, अजीत, मदनपुरी, मनमोहन किशन, कामिनी कौशल, अनवर हुसैन, अचला सचदेव, इफ्तिखार, नाना पलशिकर वगैरह के साथ इंसान की बहन रेणु के रोल में कोमल और आदमी के भाई रवि के रोल में आए कहानीकार अख्तर मिर्जा के छोटे भाई अजीज मिर्जा। आपको बता दें कि अजीज मिर्जा आजकल प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। कास्टिंग की एक और खास बात यह थी कि इस फिल्म के तीनों लेखकों यानी अख्तर मिर्जा, अख्तर उल ईमान और सीजे पावरी ने भी इस फिल्म में छोटी-छोटी भूमिकाएं निभाई। बहरहाल कास्टिंग पूरी हुई तो फिल्म की लॉन्चिंग का प्रोग्राम बना और बंबई के एक फिल्म स्टूडियो में एक शानदार सेट पर शूटिंग शुरू हो गई। फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, दुनिया की कौमें हमसे सीखेंगी जीना। चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। बंबई में फिल्म की इंडोर शूटिंग पूरी करने के बाद बी.आर. चोपड़ा ने अपनी दूसरी फिल्मों की तरह नैनीताल में ही फिल्म आदमी और इंसान की आउटडोर शूटिंग का प्रोग्राम बनाया। डैम की शूटिंग यहां से लगभग 28 मील दूर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर की गई। इस शूटिंग में थोड़ी सी दुश्वारी और परेशानी जरूर हुई, लेकिन ओरिजिनल लोकेशन पर शूटिंग करने की बात ही कुछ और होती है। फिल्म आदमी और इंसान में जेके यानी फिरोज खान को इस डैम का बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर और मुनीश यानी धर्मेंद्र को प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर दिखाया गया है। प्रोजेक्ट के इंजीनियर और वर्कर्स और स्टाफ ने चोपड़ा साहब और उनकी यूनिट की पूरी मदद की और छायाकार धर्म चोपड़ा ने डैम की सारी शूटिंग अपने शेड्यूल के मुताबिक पूरी कर ली। शूटिंग पूरी हुई तो एडिटर प्राण मेहरा ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। बी.आर. चोपड़ा यश चोपड़ा की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्मों को अक्सर फाइनल एडिटिंग के बाद ही देखा करते थे। फिल्म का ट्रायल शो देखकर बी.आर. चोपड़ा को बेहद मायूसी हुई। डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी यही कहना था कि यह फिल्म बी.आर. की फिल्म नहीं लगती। चोपड़ा साहब ने फिल्म की रिलीज का प्रोग्राम मुलतवी करवा दिया और फिल्म की खामियों को दूर करने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जब कागजी तैयारियां पूरी करने के बाद शूटिंग का प्रोग्राम बना तो पता चला कि नायिका सायरा बानो बहुत बीमार हैं और लंदन में उनका इलाज चल रहा है, यानी वो 2, 3 या 4 महीने से पहले वापस नहीं आने वाली। लिहाजा फिल्म की शूटिंग का प्रोग्राम उस समय तक के लिए मुलतवी करना जरूरी हो गया जब तक सायरा बानो लंदन से अच्छी होकर वापस नहीं आ जाती। आज मालूम हुआ, पहले ये मालूम न था, चाहते बढ़ के पशेमान भी हो जाती है। अच्छा। दिल के दामन से लिपटती हुई रंगी नजरें, देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं, देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं। याद जब अजनबी बने, याद जब बेरुखी बने, दिल पे बह जाती लानत, सबसे हंस कर मिला नजर, मेरे हमदम मेरे मेहरबान दोस्ती इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है।
बिलाशुबह यह भी एक इत्तेफाक ही था कि फिल्म आदमी और इंसान की शूटिंग मुलतवी हुई तो चोपड़ा साहब को थोड़ी फुर्सत मिली और उन्होंने लेखक अख्तर उल ईमान के साथ एक गुजराती ड्रामा देखा, गुम्मास। चोपड़ा साहब को यह गुजराती ड्रामा इतना पसंद आया कि उन्होंने उस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। फौरन ड्रामे के हिंदी राइट्स खरीदे गए और लेखक अख्तर उल ईमान ने 20-25 दिनों में ही इस फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार कर दिया। नाम रखा गया इत्तेफाक। स्क्रिप्ट तैयार हो गया तो यश चोपड़ा को डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर राजेश खन्ना, नंदा और दूसरे कलाकारों के साथ 4 अगस्त सन 1969 को फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई और यह शूटिंग 1 महीने में पूरी भी कर ली गई। देखा आपने क्या इत्तेफाक बना कि आदमी और इंसान तो अधूरी रही और बिना गीतों की खूबसूरत सस्पेंस फिल्म इत्तेफाक 10 अक्टूबर 1969 को रिलीज भी कर दी गई। इस दौरान लंदन से सायरा बानो अपना इलाज करवाकर लौट आईं तो आदमी और इंसान की शूटिंग दोबारा शुरू हुई और लगभग 40 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म की सारी खामियां दूर हो सकीं और फिल्म मुकम्मल हो गई। नित नई धूमें मचे, नित नए मेले हों, नित नए मेले हों। परियों में घिरे रहे, कभी ना अकेले हो, कभी ना अकेले हो। गमों की घटाएं हो के खुशियों के रेले हो, खुशियों के रेले हो। दोनों से निभाने वाले हम अलबेले हो, हम अलबेले हो। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदार, मेरा दिल करता ओ यारा दिल। फिल्म आदमी और इंसान की कहानी उस मोड़ से शुरू होती है जब मुनीश यानी धर्मेंद्र विदेश से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लौटा तो उसके दोस्त जेके यानी फिरोज खान ने उसका इस्तकबाल यूं किया। अबे उल्लू के पट्टे, मुनीश! मुनीश कैसे हो जय? मुनीश माँ, थैंक यू। You're welcome. जय, ये मिस रीटा मेरे साथ आएगी। सिर्फ साथ आई को मिले। और ये मेरा दोस्त जय किशन, मेरा अजीज दोस्त भाई, सब कुछ यही है। बहुत बड़ा आदमी है। बस यूं समझो आज जो कुछ मैं हूं इसी की बदौलत हूं। और फिर जेके मुनीश को डैम के दफ्तर में ले आया। आज से तुम काम करोगे और मैं आराम करूंगा। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है मैं जान देकर भी उसका बदला नहीं चुका सकूंगा। मुनीश, तुम मेरे दोस्त हो, दोस्ती में एहसान और बदला नहीं हुआ करता। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम वापस आ गए और मेरा दायां हाथ बन के काम करोगे। एक दिन अचानक मुनीश और रीटा यानी मुमताज का आमना सामना हो गया। तुम यहाँ भी? जिंदगी इत्तेफाक है, मैंने तो पहले ही कह दिया था। लेकिन रीटा, तुम्हारी बात आधी झूठ निकली। वो कैसे? तुमने कहा था ना शरीफ आदमी तुम्हें पसंद नहीं। तो जेके तो बहुत शरीफ आदमी है। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। रीटा, चाय या कॉफी? लस्सी। बहुत शरीफ है। उधर मीना यानी सायरा बानो गरीब मजदूरों की बस्ती में आई तो सारी बस्ती जय जयकार के नारों से गूंज उठी। मीना देवी जिंदाबाद, मीना देवी जिंदाबाद, मीना देवी जिंदाबाद। मैं नहीं, आप सब जिंदाबाद। मैं जो काम करती हूँ उस काम के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो आप सब करते हैं। आपका बड़ापन है जो आप ऐसा कहती हैं। आप तो वो काम करती हैं जो इस देश के बड़े बड़े नेता और लीडर नहीं करते। ये धरती हम सब की माँ है, हम सब मिलकर उसकी सेवा कर रहे हैं। एक दिन मुनीश जज्बाती अंदाज में डैम की मिट्टी उठाकर देखने लगा तो जेके ने पूछा, क्या देख रहे हो? जय, देश की मिट्टी की सुगंध ले रहा हूं। ये मिट्टी प्यासी है। जिस दिन इसकी प्यास बुझ जाएगी ये मिट्टी सोना बन जाएगी और बाहर के देशों से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय, तुम इस मिट्टी की प्यास बुझा रहे हो, मुझे तुम पर नाज है। सचमुच तुम धर्म का काम कर रहे हो। मैं नहीं मुनीश, हम।
चलेगा मीलों नहरों का पानी, झूमेगी खेती जैसे झूमे जवानी, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में गर्व का नजारा मेरे साथी रे। नवयुग का वरदान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान। एक दिन मुनीश अपने दफ्तर में मसरूफ था कि ड्राइवर गुलाम रसूल यानी जॉनी वाकर ठेकेदार मिर्जा के साथ अंदर आया। खादिम को अफजल मिर्जा कहते हैं, लेकिन मैंने तो आपसे सेब लाने के लिए नहीं कहा था। जी आपने नहीं कहा था, लेकिन मेरा तो फर्ज है कि आपकी खिदमत करूं। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? रिश्वत कहाँ से हो गई? ये तो आपकी तरफ में चलता ही है, डाली कहते हैं। आप खामोश रहिए। मिस्टर मिर्जा, मुझे इस तरह के सेब खाने का शौक नहीं। आप फौरन इन्हें यहाँ से ले जाइए, और सुनिए, आइंदा कभी ऐसी जुर्रत मत करना। इधर डैम के मजदूरों में अचानक मारपीट हो गई तो मुनीश ने एक झगड़ालू मजदूर बलवा को काम से निकलवा दिया। ये खबर समाज सेविका मीना को मिली तो वो दनदनाती हुई मुनीश के ऑफिस में पहुंच गई और शुरू हुआ कहानी का रूमानी सफर। आप ही हैं यहाँ के नए इंचार्ज? जी हाँ, कहिए। आप लोगों के दिमाग में हर वक्त अफसरी क्यों घुसी रहती है? जो इस कुर्सी पर बैठता है अपने आप को बादशाह क्यों समझने लगता है? कौन है आप? किससे काम है आपको? आपसे। आप ही ने बलवा को निकाला है। जी हाँ। आपकी यही पॉलिसी रही तो एक दिन सारे मजदूर हड़ताल करेंगे, लाठी चार्ज होगा, गोलियां चलेंगी, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तरक्की देकर आगे भेज दिया जाएगा, मरेंगे तो बेचारे मजदूर। अफसोस है इस मुल्क पर जहां आप जैसे अफसर पैदा होते। और फिर शरारती गुलाम रसूल मिठाई लेकर मीना के बंगले पर पहुंच गया। बंदगी मेम साहब। क्यों आए हो तुम? साहब ने मिठाई भेजी है। क्यों भेजी है? गुस्सा मत कीजिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जब आप वहां से चली गई तो साहब ने मुझे बुलाया। गुलाम रसूल, ये लड़की कौन थी? मैं भी अकड़ गया। मैंने कहा मियाँ जो भी थी आपसे मिलने के लिए आई थी, आपको तमीज से बात करना चाहिए। और लड़कियों का वैसे भी ख्याल रखा जाता है। कहने लगे गलती हो गई। मैंने कहा जरूर हो गई, आप फौरन जाइए और माफी मांगिए। मेरी बात जरा कम ही टालते हैं। कहने लगे गुलाम रसूल, मैं वहां जाऊं और वो अभी तक उससे हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करो तुम चले जाओ, ये मिठाई ले जाओ, मेरी तरफ से दे देना और माफी मांग लेना। बीबी जी, आपके बगीचे के फूल बहुत खूबसूरत हैं, थोड़े ले जाऊं? अच्छी बात है। इधर गुलाम रसूल फूल तोड़ रहा था और उधर मुनीश उसे आवाज दे रहा था। गुलाम रसूल! आ गया मियां, आ गया। फूल कहाँ से लाए? लाया नहीं, भिजवाए हैं। मैं काम से जा रहा था, रास्ते में मिल गई, पकड़कर साथ ले गई और ये फूल देकर कहने लगी, अपने साहब से कहना जो कुछ हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है। ओफो, बात का अव्वल आखिर किसने भिजवाए हैं फूल? किस बात का अफसोस? ओफो मियां, आप तो विलायत जाकर 2 कोड़ी के हो गए। मीना बीबी ने भिजवाए हैं। मीना बीबी? जी हाँ, वही जो सुबह बिजली की तरह आई, कड़की और चली गई। देखो तुम फजूल की बातें बहुत करते। जाओ जाकर गाड़ी निकालो। कम से कम एक फूल तो लेते जाइए। यूं गुलाम रसूल ने चक्री घुमाई और मुनीश को भी मीना के बंगले पर पहुंचा दिया। हेलो। हेलो। जी, फूलों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दफ्तर के वाक़े को तो मैं भूल ही गया था। माफी मांगने की क्या जरूरत है? माफी? माफी किसने मांगी? फूल किसने भिजवाया आपको? आपने गुलाम रसूल लेकर आया था। मर गए गुलाम रसूल। गुलाम रसूल बिल्कुल झूठा है। मैंने कोई फूल नहीं भिजवाए थे। हाँ, आपने मिठाई जरूर भिजवाई थी और माफी भी मांगी थी। क्या कह रही हैं आप? देखिए ना, मैंने मिठाई भिजवाई और ना माफी मांगी। कैसे नहीं भिजवाई थी? गुलाम रसूल लेके आया था। झूठ बोलता है गुलाम रसूल। गुलाम रसूल! भागो गुलाम रसूल, चाबी गाड़ी में, घर जाना। ये गुलाम रसूल हम दोनों से ज्यादा समझदार है। देखिए, लड़ाई या तो दोस्तों में होती है या दुश्मनों में। हम ना दोस्त ना दुश्मन। माफी नहीं मांगी तो अब मांगिए तो। जो कुछ हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। उधर सब्बरवाल यानी बदनपुरी जेके को मुबारकबाद देने पहुंचा। जेके साहब मुबारक हो, मुबारक जेके साहब। काम बच गया, मजे आ गए जेके साहब। क्या बात है सब्बरवाल?
जेके साहब, निर्मल दरिया के पुल का फौरन फाइनल पेमेंट हो गया। हाँ, ये देखिए, ये रहा 10 लाख रुपए का चेक। ये बताओ कि माल कितना बना? तो बादशाह माल ही माल है। सीमेंट, कंक्रीट, पाइप, गर्डर। बाजार में बेचने जाऊं तो 50 लाख रुपए मिलेगा। अभी रहने दो, ये माल सुंदरबन भिजवा दो, वक्त आने पर करोड़ रुपया बन सकता है। ये हुई ना बात। सुनो, मुनीश साहब कहाँ हैं? टाइम पे है सर। मुनीश ने मजदूर बलवा को दोबारा काम पर रख लिया तो अचानक एक दिन मीना आ गई। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये किस लिए? बलवा को आपने फिर से काम पे रख लिया है, उसके बच्चों ने आपके लिए भेजा है। शुक्रिया। ये बाकी की मिठाई मेरी तरफ से बलवा के बच्चों को दे दीजिए। लेकिन थोड़ी तो और लीजिए। मैं मिठाई ज्यादा नहीं खाता। डरते क्यों हैं? ये रिश्वत नहीं है। रिश्वत? ये रिश्वत की बात यहाँ कहाँ से आ गई? अभी अभी गुलाम रसूल बता रहा था कि आप बिल्कुल रिश्वत नहीं लेते। किसी ठेकेदार ने आपको फल भेजे थे, आपने वापस कर दिए। उस गुलाम रसूल को आप नहीं जानती। छोटी छोटी बातों को नमक मिर्च लगाकर बताता है। सूरज पीछे घूमे धरती, सांझ के पीछे घूमे सवेरा। जिस नाते ने इनको बांधा, वो नाता है तेरा मेरा। ओ नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। नीले पर्वतों की धारा, ला 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 ला, ला 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 ला। जेके दिल्ली के बड़े सरकारी अफसर खन्ना साहब यानी मनमोहन किशन से अचानक शिमला में मिला तो वो पूछ बैठे, ये बताओ शिमले कैसे आना हुआ? आप तो फौरन काम की बात पे आ जाते हैं। आना इसलिए हुआ कि वो हाईवे बन भी गया और इस्तेमाल भी होने लगा, लेकिन हमारा 3.5 लाख का बिल अभी तक पड़ा है। बिल अभी तक अदा नहीं हुआ? अगर अदा हो जाता तो मैं आपका वक्त खराब करने यहाँ क्यों आता? नहीं, अच्छा किया तुम आए। भाई सरकारी काम में वक्त तो लग ही जाता है, मैं दिल्ली जाते ही करा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब। सब जीप आ गई। ठीक है, हम आते हैं। खन्ना साहब, आप कहीं जा रहे हैं? भाई वो कुफरी में स्कीइंग फेस्टिवल हो रहा है, वहां जा रहा हूँ। चलते हो? मैं तो खुद उसमें हिस्सा ले रहा हूँ। आओ फिर। चलिए। स्कीइंग फेस्टिवल के बाद जेके खन्ना साहब से मिला तो उन्होंने बड़े अपनेपन से पूछा, क्यों जेके, स्कीइंग का मजा आया? स्कीइंग का तो पूरा मजा आया खन्ना साहब, लेकिन आज मैं टकराते टकराते बच गया। किससे? हाय पापा। पापा आज तो बहुत ही मजा आया, मैं तो कई जगह गिरते गिरते बच गई। अच्छा, अरे तुम एक दूसरे को नहीं जानते? जी नहीं। मेरी बेटी मीना तुम्हारे डैम पे तो सोशल वर्क करती है। हेलो। हेलो। लोग ऐसे ही कहते हैं कि दुनिया छोटी है, हमारे डैम पे काम करती है और हमसे ही मुलाकात। कमाल है, एक सोशल वर्कर जेके जैसे बड़े आदमी को नहीं पहचानती। बड़ा बड़ा कुछ नहीं मीना जी, मैं तो खन्ना साहब का खादिम। मुनीश को शिमला से पहले मीना का खत मिला और उसके बाद जेके का टेलीफोन, लेकिन मुनीश शिमला नहीं जा सका और जेके आ पहुंचा। तुम वापस आ गए? वहां अकेला क्या पहाड़ों पत्थरों से बात नहीं करता? खन्ना साहब भी वापस आ गए और वो दिलाराम भी। दिलाराम कौन? वही लड़की जिसे तुम्हें दिखाने के लिए शिमले बुलाया था, मीना, खन्ना साहब की लड़की। मीना? कल रात कुछ लोगों को मैंने खाने पर बुलाया है, भूल मत जाना। मेहमानों की देखभाल तुम करोगे, मीना भी आएगी, तुम्हारा तारुफ करा दूंगा। मेरी तारीफ में कुछ जमीन आसमान की बातें कर देना, कुछ ऐसा रंग जमा देना कि वो मुझ पर आशिक हो जाए। मीना पार्टी में आई तो पहले जेके से उसका सामना हुआ और फिर मुनीश से। अच्छा सुनो, यही आपके वो दोस्त हैं जिससे मिलवाना चाहते थे? हाँ। ओह, इनसे तो मैं मिल चुकी हूँ शिमला में। तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मेरी? हाँ मीना, तुम्हें बहुत पसंद हो। अच्छा, क्यों? इत्तेफाक। हर खुशी इत्तेफाक है, हर खुशी इत्तेफाक
और फिर मुनीश की माताजी जेके का रिश्ता लेकर खन्ना साहब के घर पहुंच गई। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मीना और मुनीश एक दूसरे को जानते हैं क्या? नहीं, ये मुनीश के लिए नहीं कह रही। ये? मैं जयकिशन का रिश्ता लेकर आई हूँ, जिसे आप जेके कहते हैं। वो भी मेरे बेटे की तरह ही है। क्यों, आपके मन में कुछ संकोच है उसके लिए? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जेके साहब तो देखे भाले आदमी हैं, दिन रात का वास्ता है उनसे। मगर ये बात जरा मीना के कान से निकाल दो। मीना क्या हमारे कहने से बाहर जाएगी? ठीक है, जो बेहतर समझो। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते जी। अच्छा बहन, तो बात पक्की हो गई। मैं एक छोटी सी भेंट लाई थी, मीना के हाथ में पहना देना। मुनीश की माताजी चली गईं, तो मीना की नजर उनकी लाई हुई सुंदर भेंट पर पड़ी। कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है। तुम्हारे लिए आया है। लेकिन कहाँ से आया है? तुम्हारी ससुराल से। ससुराल से? मुनीश की माताजी आज लाई थी। वो कह रही थी कि अरे सुनो तो, मीना। लेकिन मीना ने कुछ सुना नहीं और मुनीश के पास पहुंच गई वो। ये इतना फैंसी ब्रेसलेट भेजने की क्या जरूरत थी? हमारे लिए तो तुम्हारा प्यार ही बहुत था। अरे तुम इतने चुप चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं? ये रिश्ता मेरे लिए नहीं था। तो फिर किसके लिए? ये जेके के लिए। मीना दूसरे ही पल जेके के सामने खड़ी थी। आपका ये तोहफा बहुत कीमती है, इसे अपने पास ही रखिए। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। शायद आज तक आपको ऐसी लड़कियां मिली हैं जिनकी आंखें कीमती जेवर और शानदार मकानों को देखकर चुंधिया जाती है। और शायद इसीलिए पार्टी में अपनी शान दिखाने के लिए आपने मुझे बुलाया था। आप खफा मालूम होती हैं। शायद मुझसे कोई भूल हो गई। जरूर हो गई। आप इस दुनिया को एक बाजार समझते हैं जहाँ हर चीज बिकती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जेके साहब कि इस दुनिया में हर चीज नहीं बिकती। कमीने वो मुझे। इधर डैम पर अचानक एक हादसा हो गया। जेके डैम पर पहुंचा तो काम रुका हुआ देखकर वो भड़क उठा। काम क्यों बंद है? दीवार टूट के साहब 3-4 आदमी दब गए थे। वो आदमी कहाँ है? अस्पताल भेज दिए साहब। कोई मरा तो नहीं? मरा तो नहीं साहब, पर चोट बहुत आई है। सिर्फ 4 आदमी को चोट आई है, बाकी तो ठीक है। काम शुरू करो। काम शुरू नहीं हो सकता साहब। क्यों? इंजीनियर साहब ने मना कर रखा है। इंजीनियर साहब कौन हो तो मना करने वाले? यहाँ हमारा हुक्म चलता है, हम मालिक हैं। चाहे तुम मालिक जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हें काम शुरू करने की राय नहीं दूंगा। क्यों? माल खराब मालूम होता है, पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कोई समझ नहीं। आज पहली बार काम किया है। अच्छे बुरे माल के जिम्मेदार हम हैं। मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जो पूछेगा हमसे पूछेगा। मैं यहाँ इंजीनियर। आप हमारे इंजीनियर हैं, हमने आपको रखा है। जो माल देते जाए वो लगाते जाइए। इस तरह मुझसे काम नहीं होगा। नहीं होगा तो घर जाइए। काम शुरू कर दो। काम चालू कर दो। और फिर जेके और मुनीश का आमना सामना हुआ तो जेके का गुस्सा उसकी जबान पर आ गया। कमीने, बेईमान, दोस्ती का नाम बदनाम करता है, अपनी मां के हाथ पैगा मेरा भेजता है और इश्क खुद लगाता है। जय, जय मेरी बात तो सुनो। बात सुन चुका है। आज तक यही तो करता आया हूं। नीच, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं गोली छोड़ा दूंगा। जय, तुम गुस्से में हो, जो तुम्हारा जी चाहे कह दो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझता रहूंगा। लेकिन जेके दोस्ती के बजाय दुश्मनी पर उतर आया। उसने मुनीश की बहन रेणु को अपने भाई रवि के साथ देखा तो रवि को डांटते हुए बोला, मैं आज के बाद कभी तुम्हें इस लड़की के साथ ना देखूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। ये तो मेरी मंगेतर। मंगेतर कुछ नहीं। मैं आपसे ये मंगी तोड़ रहा हूं, समझे? मुनीश अपनी बहन रेणु की खातिर जेके को समझाने पहुंचा, लेकिन जेके उसे देखकर भड़क उठा। इतना किसी दूसरे के लिए करता, जिंदगी भर बांध होके पीता। तुम नाशुक्र एहसान फरामोश हो। ऐसे नीच घर में मैं अपने भाई की शादी नहीं करूंगा।
काश हम दोस्त रह सकते। अब तक तूने मेरी दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देखना। मुनीश नौकरी की तलाश में दफ्तर दफ्तर भटकने लगा। जेके उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा था। ऐसे में वो गुलाम रसूल और मीना से मिला तो गुलाम रसूल बोला, नौकरी 1000 है, लेकिन तरकीब इस्तेमाल गलत हो रही है। तरकीब आप बता दीजिए। आपकी अर्जी बगैर वजन के जा रही है, टेबल पे से उड़ जाती है। 100 के नोट का वजन ऊपर रख दीजिए, मजा ले अर्जी जा, 2 मिनट में काम होता। तुम्हारा मतलब है रिश्वत दें? वो किसी का शेर है ना कि लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। मियां गुलाम रसूल, अगर आज के आजाद हिंदुस्तान में नौकरी ऐसे मिलती है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। फिर तो हुजूर आप चाय पी लीजिए, ठंडी होगी, बिस्किट भी साथ में है। इधर जेके रोमांटिक मूड में था और रीटा उससे पूछ रही थी, जेके, क्या ये तुम कभी नहीं सोचते कि मेरे पास नौकर चाकर हो, कोठी हो, बंगला हो, बच्चे हो? रीटा, ये आज क्या कह रही हो? कमजोर घरेलू औरतों की तरफ बात करती हो। तुम तो आजाद मोहब्बत की ख्याल थी। थी तो सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। तुम्हारा सहारा मिला तो मैंने ख्वाब देखनी शुरू कर दी। ये भूल गई कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं। तुम जो कहा करती हो, इंसान को चाहिए आजाद मोहब्बत, हंसी खुशी, खेल तफरी, रंगीनियां। रीटा, तुम पर तो वही बात सजती है। तो तुम ठीक कहते हो जेके। सर, आपकी दिल्ली कॉल मिल गई। हेलो हेलो सक्सेना साहब, मैं जेके। फरमाइए, कोई काम है? काम तो बहुत छोटा सा है। मुनीश को जानते हैं ना? हाँ हाँ, वही जिनको आपने विलायत भेजा था। हाँ हाँ वही। हमने उनकी छुट्टी कर दी है, अब आपके पास नौकरी करने आ रहे हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है, कल उनका इंटरव्यू है हमारे पास। बहुत गर्म आ रहे हैं, ठंडे ठंडे वापस भेज देना। लेकिन मुनीश की जद्दोजहद रंग लाई और उसे बिना सिफारिश नौकरी मिल गई। उधर एयरफोर्स एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के मुकाबले की तैयारियां हो रही थीं, जिसमें जेके का भाई कुकी यानी रवि भी हिस्सा लेने वाला था। रशु, बोल यार, इस बार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर कौन जीतेगा? और कौन जीतेगा? बंदा ही जीतेगा, बंदा। वैसे तो बेस्ट ऑफ लक यार, मगर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है अपनी। ओके, सी यू माय बॉय। हमले में रशू यानी अब्दुल रशीद का प्लेन हवाई अड्डे पर हादसे का शिकार हो गया और कुकी अपने दोस्त को जख्मी देखकर तड़प उठा। रशु, रशु, तुम्हें हो क्या क्या है? तुम्हें हो क्या क्या है? कुकी, मैं कहा करता था ना, चल के हमारा लहू कल की बहारों में अश्कों का तोहफा होके बढ़ जाए गारों में। ऐसा मत कहो रशु, ऐसा मत कहो। कुकी, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, मुझे बेवफा मत समझना। तुम स्वॉर्ड ऑफ ऑनर चाहते थे ना? नहीं, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तुम्हें मुबारक। रशु ने दम तोड़ दिया। कुकी का दिल टूट गया। इस हादसे के बाद एक दिन खन्ना साहब ने मुनीश को तलब किया। मिस्टर मुनीश, मैंने आपके सुपुर्द एक काम किया था। जहां उस हवाई अड्डे की तहकीकात के बारे में जहां अब्दुल रशीद का एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ उसका? सर, उस केस की फाइल नहीं मिल रही है। फाइल नहीं मिल रही? हाँ, बाकी सब फाइलें वहां मौजूद है, बस इसी केस की फाइल वहां नहीं। अजीब बात है, आखिर फाइल जा कहां सकती है? ये है वो फाइल, इसी के लिए आप परेशान थे ना? मान गए आपको जेके साहब। सबूत रहेगा न तहकीकात होगी। हवाई अड्डे के हादसे की तहकीकात भी हो नहीं पाई थी कि एक ट्रेन का हादसा हो गया। ट्रेन के इस हादसे के बाद खन्ना साहब मुनीश से बोले, इस पुल का टूट जाना इत्तेफाकी बात है या इसके पीछे किसी आदमी का हाथ है? इसे जानने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। मुझ पर भरोसा रखिए खन्ना साहब। भरोसा है, इसीलिए तुम्हें भेज रहा। जस्टिस देसाई इस कमीशन के इंचार्ज हैं और तुम उनके साथ काम करोगे। इधर जस्टिस देसाई सब्बरवाल के दफ्तर पहुंचे। मिस्टर सब्बरवाल, शायद आपको मालूम होगा, मैं यहाँ निर्मल दरिया के पुल की तहकीकात के लिए आया। हुजूर, मैं जानता हूँ हुजूर, वो पुल मैंने ही बनवाया था। मिस्टर सब्बरवाल, ये सुंदरवन क्या जगह है? हुजूर, वो तो एक जंक यार्ड है, कुछ टूटा फूटा सामान पड़ा वहां। तो
मैं वो जगह देखना चाहता हूँ। शौक से आप जिस वक्त भी कहीं मैं हाजिर हो जाऊंगा हुजूर, मैं आपको खुद लेके चलूंगा। हाँ। यूं सबरवाल ने जस्टिस देसाई को टाल दिया और जेके से बात की। देसाई ने सुंदरबन का नाम लिया है, जरूर उससे कोई खबर मिली होगी। लेकिन जेके साहब, खबर देने वाला है कौन? इस वक्त जरूरी यह है कि वो यहां नहीं आए। आप यकीन रखिए, देसाई यहां नहीं आएगा। इधर सबरवाल ने जेके को यकीन दिलाया और उधर जस्टिस देसाई के घर में फोन की घंटी बजी। देसाई स्पीकिंग। हेलो देसाई साहब। जी नमस्ते, मैं मुनीश मेहरा बोल रहा हूँ। हेलो यंग मैन। हाँ हाँ, मुझे खन्ना साहब की चिट्ठी मिली थी। आप ऐसा कीजिए, शाम को 8 बजे के करीब मेरे पास चले आइए, साथ खाना खाएंगे। आज शाम को 8 बजे? जी हाँ, मैं ठीक 8 बजे पहुंच जाऊंगा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, मैं आपका इंतजार करूंगा। हैं? जस्टिस देसाई मर गए। कौन? जस्टिस देसाई। कैसे मर गए? सुना अपने मकान की छत पर से फिसल गए। हाँ, मुनीश जस्टिस देसाई की मौत से परेशान था कि जस्टिस देसाई की बेटी उससे मिलने आई। देसाई साहब की बेटी? जी हाँ। आपके पिताजी की मौत का बहुत दुख हुआ, पर समझ में नहीं आता उन्होंने अचानक खुदकुशी क्यों की। उन्होंने खुदकुशी नहीं की। तो फिर? उन्हें किसी ने छत से नीचे फेंक दिया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप सब लोग तो घर में मौजूद थे ना? नहीं, हम लोग बाहर गए हुए थे। एक साहब ने हमें चाय पे बुलाया था। किसने बुलाया था चाय पर? मिस्टर सबरवाल ने। वही जिन्होंने पुल बनवाया था ना? जी हाँ, पिताजी नहीं गए, कहने लगे मैंने किसी को वक्त दिया है। वो जरूर मेरी वजह से रुक गए होंगे। शायद। उन्होंने ये डायरी निकाली थी। आपसे टेलीफोन पे बातचीत करने के बाद वो बहुत देर तक इस डायरी को देखते रहे। पता नहीं इसमें क्या लिखा है, मैं इसलिए लाई हूँ, शायद आपके कुछ काम आ सके। मुनीश जस्टिस देसाई की डायरी देख ही रहा था कि तभी। हेलो मुनीश साहब, मैं हूं सबरवाल। जनाब जिस पुल की तहकीकात के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं वह आपके खादिम ने बनवाया था। फरमाइए। जनाब मैंने कुछ दोस्तों को खाने पे बुलवाया है, बेतकल्लुफ सी महफिल है, आप भी तशरीफ ले आए तो इज्जत अफजाई होगी। देखिए हुजूर को बहाना नहीं चलेगा, मैं ड्राइवर भेज रहा हूं, आप तैयार रहिए, गाड़ी आ रही है। जी हाँ। मुनीश सबरवाल की पार्टी में पहुंचा तो अचानक उसका सामना रीटा से हो गया। हाँ। तुम यहाँ? इत्तेफाक? इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही हो गया। ये भी इत्तेफाक है। अरे वाह, मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई। आप आ गए मुनीश साहब, हम आपके गुलाम हो गए। खास साहब को सबरवाल कैसे? आइए, आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊं, आइए ना। दोस्तों देखो भाई, हमारे घर में गवर्नमेंट आई है, आप हैं हमारे नए अफसर, हमारे मालिक मिस्टर मुनीश। मुनीश साहब, जेके के आदमी सुंदरबन में माल आने के निशानात मिटा रहे थे कि अचानक छापा पड़ा। और फिर खन्ना साहब के फोन की घंटी बजी। हेलो। यस मुनीश। हेलो खन्ना साहब, मैंने केस पूरा कर लिया है, सबूत मेरे पास है, कुछ तस्वीरें भी ली हैं मैंने, और कल यहां से रवाना होऊंगा मैं। नहीं मुनीश, अकेले मत आना, वो तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के लिए बहुत कीमती हैं। मैं सिक्योरिटी का एक आदमी भेज रहा हूँ, शेर सिंह नाम है उसका, वो कल तक पहुंच जाएगा, उसके साथ आना, अकेले आना सेफ नहीं। लेकिन इससे पहले कि शेर सिंह पहुंचता, सबरवाल ने कुंदन यानी अजीत को शेर सिंह बनाकर मुनीश के पास भेज दिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप? जी, मेरा नाम शेर सिंह है, मुझे खन्ना साहब ने दिल्ली से आपकी मदद के लिए भेजा है। थैंक यू, मुझे आप ही का इंतजार था। आप तैयार हैं? आई एम रेडी। चलिए। एक्सक्यूज मी, ये मुझे दे दीजिए।
खाना यहाँ खाइएगा कि डाइनिंग कार में? डाइनिंग कार में ठीक है। अच्छा, तो फिर मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। ठीक है, तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ। तुम यहाँ भी? बुरा मान जाओ, है फिर इत्तेफाक। अच्छा, आओ बैठो। मुनीश, मैंने सबरवाल को छोड़ दिया है। इस सिलसिले में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये साहब तुम्हारे साथ है? अरे हाँ, ये मेरे दोस्त है शेर सिंह। आप लोग बातें कीजिए, मैं दूसरे टेबल पे चला। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए ना। मुनीश, ऐसा क्यों नहीं करते, तुम मेरे कंपार्टमेंट में आ जाओ, कॉफी साथ पियेंगे। पहले तुम कुछ खा तो लो। नहीं नहीं, मैं तो कॉफी ऑर्डर करने आई थी। बाय। जी मैम साहब। देखो, हमारे कंपार्टमेंट में तू कॉफी लाना, स्पेशल, और चीज सैंडविच, अच्छे भरे भरे हो, मोटे मोटे। मुनीश रीटा के कंपार्टमेंट में पहुंचा ही था कि कॉफी आ गई। अब काम बन गया। नहीं खुदा, मैं तुम्हें इसका खून करने नहीं दूंगा। मुनीश बच गया। रीटा जाने लगी तो मुनीश उसका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम इन बदमाशों से मिली हुई हो, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। तुमने मुझे किस लिए बचाया? बताओ, इसमें क्या चाल है? चाल नहीं, इत्तेफाक। भागती हो तुम सबरवाल जैसे बदमाश के यहाँ काम करती हो। ये इत्तेफाक है? मौत बनकर गाड़ी में मेरा पीछा कर रही हो, ये इत्तेफाक है? कॉफी में नशा मिलाकर मुझे बेहोश करने की कोशिश की, ये इत्तेफाक है? अगर ये सब इत्तेफाक था, ये इत्तेफाक अब नहीं होने दूंगा। मैं उन चोरों को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दूंगा जो तुम्हारे साथ है। तो सुनो, उसका नाम है जेके। इधर रीटा ने मुनीश को जेके के बारे में बताया और उधर जेके कुंदन पर बरस पड़ा। रीटा रीटा रीटा, जानते हो अब क्या होगा? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं मुनीश को अच्छी तरह जानता हूं, वो रिपोर्ट जरूर पड़ेगा। जेके साहब, वो रिपोर्ट नहीं पड़ेगा, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। ये लो कुंदन, इस वायलेंट केस में बंदूक है। तुम समझ गए ना? जैसे ही गोली चले और कमेटी रूम में खलबल मच जाए, तुम रिपोर्ट लेके फौरन चले आना। यहां जेके के सामने मुनीश की हत्या का प्लान बनाया गया और वहां मुनीश तहकीकाती कमीशन के सामने बयान देने के लिए खड़ा हुआ। मिस्टर चेयरमैन और मेंबरान कमेटी, मुझे हुक्म मिला था कि मैं निर्मल दरिया के पुल के हादसे के बारे में तहकीकात और छानबीन करूं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि निर्मल दरिया के पुल का टूट जाना महज एक इत्तेफाकी बात थी और भगवान की मर्जी के सिवा इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। मिस्टर मुनीश, वारदात की जगह से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया आपको? इसे खरीद लिया गया है, इसने अपना ईमान बेच दिया है, इसने अपना जमीर बेच दिया है। ये गद्दार और देशद्रोही है, इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मीना को जब ये सब मालूम हुआ तो वो जेके के सामने जा खड़ी हुई। मुनीश को मालूम हो गया है कि इस चोरी और बेईमानी के पीछे आप हैं और वो नहीं चाहते कि दोस्त के हाथ से मारा जाए। ये दोस्ती उस दिन कहां चली गई थी जब उसने मेरे एहसानों का बदला कमीनेपन से दिया था, जब उसने मेरे कारोबार को बदनाम करना चाहा, जब वो मेरे मोहब्बत के रास्ते में रुकावट बन गया था। रुकावट वो नहीं, आप बन रहे थे। मुनीश और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे आपसे मिलवा सके, आपकी निगाह करम मुझ नाचीज पर पड़ गई। ये झूठ है। ये सच है। मुनीश को विलायत भेजकर आप समझते हैं आपने उसे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है, उसे भी, उसके खानदान को भी। आपको अपनी जिद और गरज के सामने और कुछ नहीं दिखाई देता। मिस मीना, जेके साहब, आप ना अच्छे इंसान हैं और ना अच्छे दोस्त। एक आप हैं जिसने हमेशा उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की, उनकी जान के दुश्मन बन गए, और एक मुनीश है जो हमेशा आपको बचाता रहा। मीना चली गई। जेके सोचता रह गया और खुली अदालत में मुनीश पर मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। मिस्टर मुनीश, आप पर जो इल्जाम लगाया गया है वो आपने सुन लिया। अपनी सफाई में कुछ कहना है आपको? मिस्टर मुनीश, एक बार फिर सोच लीजिए। आपका ये जुर्म मुल्क के साथ गद्दारी करने के बराबर समझा जा सकता है। इसकी सजा मौत भी हो सकती है। मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे कहना है।
मुनीश का ये कहना निर्मल दरिया के पुल का टूट जाना इत्तेफाक था, झूठ बात है। जिस आदमी के गुनाहों पर यह पर्दा डालना चाहता है और जिसका नाम यह अदालत को बताना नहीं चाहता, उसे मैं जानता हूं। यह आदमी पेशावर चोर है और काला बाजार चलाता है। यही वो आदमी है जिसने निर्मल दरिया का पुल बनवाया था। मैं ये भी जानता हूं, योर ऑनर, कि मुनीश न तो इसके हाथों बिका है, न रिश्वत दी है, न सबसे पहला नाम मेरा है। मैं ही वो आदमी हूं जिसने निर्मल दरिया का वो पुल बनवाया था जो टूट गया है। मैं ही वो आदमी हूं जो चेतनगढ़ का वो बंद बनवा रहा है जहां से मुनीश को निकाला गया था। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ इस लूट में बहुत से लोग शामिल हैं जिनके नाम मैं भी अदालत को बताऊंगा। मेरी दरख्वास्त है, योर ऑनर, कि इस धरती को हम सबसे पाक कर दिया जाए। कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि अब सबको एक साथ गोली मार दी जाए। आगे बढ़ा, गिरफ्तार कर लो। भाभी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज्यादती की। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुनीश, जिस बंद पर हमारी दोस्ती, वो बंद टूटने ना पाए। नहीं। मुनीश, मैं एक दोस्त की तरह जिंदा तो नहीं रह सका, एक दोस्त की तरह मर तो सकता हूं। आज एक आदमी मरकर इंसान पैदा हो रहा है। इस तरह आदमी और इंसान के जज्बाती टकराव की ये दास्तान पूरी हुई। इस बार जब चोपड़ा साहब और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म को देखा तो फिल्म सबको पसंद आई और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सारे देश में फिल्म आदमी और इंसान रिलीज कर दी गई। आवाम ने फिल्म को बेहद सराहा, लेकिन फिल्म को कोई अवार्ड नहीं मिला। हाँ, बॉक्स ऑफिस कामयाबी का रिवॉर्ड बेशक मिला। और इसके अलावा इस फिल्म ने एक बार फिर B.R. चोपड़ा को बामकसद फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर का नाम दिया। शायद आपको मालूम होगा कि इसी नाम की बदौलत 1997 में मलेशिया के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में B.R. चोपड़ा को पर्ल लेजेंड नामक अवार्ड से नवाजा गया था। जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे। फिल्म आदमी और इंसान की बातें शुरू हुई थी उस गीत से जिसने कहा था जिंदगी इत्तेफाक है, और ये बातें मुकम्मल हुई हैं इस गीत पर जिसका कहना है कि जिंदगी के कई रंग हैं। इत्तेफाकन अपनी अपनी जगह दोनों ही बातें रंगीन हैं, लेकिन आप कौन सा बयान पसंद करते हैं ये इस बात पर मुनसर करेगा कि आपका नजरिया क्या है। बहरहाल फिल्म आदमी और इंसान की बातें पूरी हुई और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी। हाँ, इतना और सुन लीजिए कि ये प्रोग्राम लिखा था कलीम राही ने और PKA नायर की मदद से ये प्रोग्राम पेश कर रहे थे लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें